हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ मेरी स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अभी जाइए और उसे देखिए। मैं मानता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी और आगे आगे देखते जाइए, ये पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेबल ने जब अजीत सिंह की ये बात सुनी तो उसे लगा कि जैसे इनका दिमाग हिल चुका है, पर वो ठहरे अफसर तो उनकी बात तो माननी थी। इसलिए सुबह से लेकर रात तक उन्होंने एक गाड़ी शिव चौहान के घर पर नज़र रखने के लिए लगा दी। अजीत सिंह पूरे प्लान थे। रात को वो 2 पुलिस वालों के साथ चुपचाप शिवराज सिंह चौहान के घर में घुस गए। हालांकि उधर 4-5 जने फेरी लगा रहे थे, पर उन लोगों से बचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चुपचाप वहाँ पहुँचे, पास की से दरवाज़ा खुला और वो जानते थे राहुल का कमरा कौन सा है, तो डायरेक्ट वो राहुल के कमरे में पहुँचे। वहाँ राहुल चुपचाप सो रहा था। वो जानते थे कि उठते ही शोर करेगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसके मुंह पर पट्टी बांधी। जैसे ही उन्होंने पट्टी बांधी, राहुल जग गया, पर वो चिल्लाने की कोशिश करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। तीनों पुलिस वाले उसको पकड़ने में लग गए, उसे वश में लाने में लग गए, पर वो इतना हिल रहा था कि उसके हाथ की ठोकर से एक बांस नीचे गिर, जिसकी आवाज़ सुनकर बाहर से 2 आदमी अंदर की तरफ आने लगे। अजीत सिंह जानते थे कि अगर वो आज इस घर में पकड़े गए तो वो इधर से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही वो दोनों राहुल के कमरे में आए, उन्होंने देखा कि राहुल तो चुपचाप अपनी जगह पर सो रहे थे और लाइटें भी बंद थी। उन्हें लगा उन्होंने कुछ और सुना होगा, उन्हें भ्रम हुआ है। वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अजीत सिंह गेट के पीछे से निकले राहुल के साथ, और वो जो ऑफिसर राहुल की जगह सोया हुआ था वो भी उठ खड़ा। वो चुपचाप बड़ी ही सावधानी से राहुल को लेकर शिवराज सिंह चौहान के घर से बाहर आ गए। पुलिस स्टेशन में राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था, कौन लाया मुझे यहाँ? तुम जानते भी हो किसको उठा के लाए हो? अरे तुम जानते हो मेरे पापा कौन है? कौन है? वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी अजीत सिंह उसके सामने गए। ओए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभी तेरे पापा यहाँ नहीं है, मैं हूँ, सिर्फ मैं। और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही से जवाब देते जा। ए मिस्टर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मेरे पापा कौन है। यहाँ के एमपी हैं, एमपी। एक चुटकी में तुम्हें इधर से उधर करवा देंगे। मेरी बात सुन, वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, तेरे पापा नहीं। अभी 2 डंडे मारूंगा ना, सारे पापा तेरे बाहर आ जाएंगे। जो पूछ रहा हूँ वो बताते जा। ऐसा कहकर उन्होंने एक तेल लगा हुआ डंडा उसके सामने रख दिया, जिसको देखकर राहुल बौखला गया। फिर अजीत सिंह ने कहा, देख, अगर तू चाहता है कि तू सही सलामत रहे तो जो मैं पूछते जा रहा हूँ बताते जा। उस रात उस लड़की के हॉस्टल के कमरे में क्या हुआ था? सर, मुझे और समीर को ड्रग्स की आदत थी। सर, उस दिन कॉलेज की छुट्टी हुई तो हम लोग ड्रग्स लेने लगे, और ऐसा करते देख हमें दिव्या ने देख लिया था। सर, मैं उसके पास कई बार गया, मैंने उसे कई बार सॉरी कहा, मैंने कहा किसी को मत बताना, पर वो सर एक ही चीज़ पर अड़ी हुई थी कि वो ये चीज़ डीन को जाकर बता देगी। सर, वो और किसी को बताती तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी, पर डीन सर मेरे पापा का बचपन का दोस्त है। अगर उसे पता चलता तो डायरेक्ट मेरे पापा को बता देता और फिर मेरे घर से बाहर निकलना बंद हो जाता। मैं सर इसके पास इतनी बार गया, मैंने उसे कई बार सॉरी भी कहा, पर वो नहीं मानी। सर, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैंने उसे ब्लैकमेल करा था, मैंने उसे धमकाया था, हल्का सा परेशान भी किया था, पर सर मैंने उसे नहीं मारा। सर, मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया था कि वो आत्महत्या कर ले। मुझे क्या पता था मेरे जाने के बाद वो आत्महत्या कर लेगी। उस दिन मैं और समीर उधर गए ज़रूर थे, पर मैं सिर्फ उसे समझाने गया था। मेरी बात सुन, शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तेरी उंगलियां उसके गले पर थी। सर,
मैं जैसे ही उधर पहुंचा, सर मैं उसे समझा ही रहा था कि उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। सर इसीलिए सिर्फ मैंने उसको गर्दन से पकड़कर धक्का दिया था, पर सर वो इसमें ओवर रिएक्ट करने लग गई। सर ऐसे उसे चिल्लाते देख मैं और समीर वहाँ से चले गए थे। सर मैं मानता हूँ कि मैंने जाते जाते उसे धमकी दी थी कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पर सर मेरे पापा पॉलिटिक्स में हैं। अगर मैं मर्डर करता तो डायरेक्ट उनकी इमेज पर बात आती। मैं सर उसे क्यों मारूंगा सर? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे कोई प्रेशराइज नहीं किया था कि बात करते रहे। पूरी रात राहुल से पूछताछ करने के बावजूद भी उसने अपना बयान नहीं बदला। सुबह होने वाली थी तो अजीत सिंह ने उसे अपने घर भिजवा दिया। वो यही सोचते रहे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो उनकी आंखों से बच रहा है। इसका जवाब ढूंढने वो पहुंचे समीर के पास। वो जब उस जेल में गए, उन्होंने समीर को बाहर बुलाया और उससे पूछा, तो समीर बोला, सर कुछ नहीं सर, झूठ बोल रहा है वो। सर मैं जानता हूँ सर, अंदर उसने उस लड़की को कैसी धमकियाँ दी थी सर ऐसी धमकी अगर कोई किसी को देगा तो सर वो तो आत्महत्या करेगा सर मेरी बात मानिए सर, इन सब लोगों ने मिलकर मेरे को फंसाया सर मेरे को यहाँ से प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए सर पूरी गलती उस राहुल की है सर प्लीज़ सर। अब समीर की बात सुनकर अजीत सिंह का और भी दिमाग खराब हो गया। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने दिव्या की डायरी पढ़ना चालू किया। उसके अंदर उन्हें पता चला दिव्या एक वेल टू डू फैमिली से नहीं थी, पर वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेहनती थी, इसलिए उसे उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके चलते उसने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। हॉस्टल की फ़ीस भी उसके पापा जैसे तैसे कर भर पा रहे थे, इसीलिए जब ये सब हुआ तो वो उन्हें कुछ बता नहीं पाई। फिर अजीत सिंह ने देखा कि उसकी डायरी के कुछ पेजेस फटे हुए थे, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे पढ़ना चालू किया। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब उसने उन दोनों को पकड़ा तो उसे यही सही लगा कि वो डीन को ये सब जाकर बता दे, क्योंकि ये उनका पहली बार का नहीं था। वो हमेशा से ही लड़कियों को और फर्स्ट ईयर्स को परेशान करते थे। फिर जब उसने ये चीज़ डीन को बता दी तो उस रात वो लोग वहाँ आए और जैसे ही उसने गेट खोला, राहुल ने उसका गला पकड़कर उसको दीवार से भेड़ दिया। उसकी जैसे सांस जाने लगी तब जाकर उसने उसे छोड़ा और फिर कहा कि या तो वो खुद के मतलब से मतलब रखे, नहीं तो वो उसके मम्मी पापा को मरवा देगा, उसकी बहन के साथ कुछ करवा देगा, क्योंकि उसके पापा इतने बड़े नेता। ये सारी चीज़ें दिव्या की दिमाग में चलती रही रातों में। इसके बाद उसे आत्महत्या के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं सूझा, इसलिए लास्ट में थक हार कर उसे आत्महत्या कर। अजीत सिंह का दिमाग चकरा रहा था। वो लड़का जिसने ये सब किया वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। उसका दोस्त कह रहा था कि सब उसने किया है। लड़की जो मरी वो भी यही कह रही थी कि इसने किया है। इसलिए उनने सोचा कि अब ब्रेक लिया जाए तो अपने घर की तरफ चले गए। वो अपने अपार्टमेंट के बाहर ही थे कि रमाकांत सर का फ़ोन आया। अजीत सिंह ने फ़ोन उठाया और कहा, सर मैंने समीर से और राहुल से बात करके देखी है सर, मुझे लग रहा है कि राहुल ही है इस सब के पीछे, पर वो मानने को तैयार नहीं है। पर सर बिलीव मी, आप मुझे उसका अरेस्ट वारंट दे दीजिए, एक दिन में उससे सारी चीज़ें कबूल करवा लूँगा सर, सारी चीज़ें। वो फ़ोन पर बात ही कर रहे थे कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट का गेट खोला। पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा था, पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में से कोई उन्हें देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी कमर के पास की सारी पसलियां फट चुकी हैं। उन्होंने हाथ लगाया तो देखा ज़ोरों से खून बह रहा था। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के अपार्टमेंट वाले भी बाहर आए। इस चक्कर में जो भी अंदर था वो खिड़की खोलकर बाहर भाग गया। अजीत सिंह बाहर जाना चाहे पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और गिर गए। आगे क्या होगा वो आपको पता चलेगा
इसके अगले पार्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे अजीत सिंह के साथ क्या होगा, तो इस कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट देखिए, जो मैं 2-3 दिनों में रिलीज़ करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे देख सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे और कोट्स और कविताएं पढ़नी हैं तो आप मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।